Hello everyone. In this lecture we will discuss about the ADR. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से जो आपका ADR का फुल फॉर्म होता है. सो ADR इज स्टैंड फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज स्टैंड फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इसके अलावा आप इसे एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी बोल सकते हो. बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो जब भी आप कोई भी ड्रग्स या टैबलेट्स लेते हो तो उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं. उसी को हम सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इसके बाद अगर आगे मैं और अच्छे से डिफाइन करूँ सो इट इज़ डिफाइंड एज एन अनडिज़ायरेबल. पहली चीज़ के अनडिज़ायरेबल होते हैं, मतलब हम तो टैबलेट देते हैं थेरेपेटिक पर्पस के लिए कि भाई किसी को फीवर है तो फीवर कम हो जाए, या और कोई डिसीज़ है तो सिर्फ वो पर्टिकुलरली पैथोजन ही किल हो. लेकिन कई बार ये अपन डिज़ायर नहीं करते. डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, लेकिन ये अनैच्छिक होते हैं. जो चीज़ हम चाहते नहीं हैं वो हमें इफेक्ट देखने मिलेंगे, हार्मफुल. दूसरी चीज़ अनइंटेंडेड. सिंपल सी बात है, हम खुद ऐसी टैबलेट थोड़ी ना लेंगे जो हमें डैमेज प्रोवाइड करें. तो हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं रहता. टैबलेट सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो पैथोजन है सिर्फ उसको किल करे, डिसीज़ को ख़त्म करे. लेकिन ये हार्मफुल होते हैं तो अनइंटेंडेड होते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता. तीसरी चीज़ दीज आर नॉक्सियस इफेक्ट. मैंने बता ही दिया कि ये कैसे रहेंगे, हानिकारक इफेक्ट रहेंगे. इसके अलावा और ये हमें कब देखने मिलेंगे, दे अकर्स एट दी नॉर्मल डोज. जब भी आप कोई एक ड्रग की नॉर्मल डोज लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हो तभी दिखेंगे, ये नॉर्मल डोज पे भी दिख सकते हैं. और डोज पर्टिकुलरली ड्रग्स की हम क्यों लेंगे, फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस. या तो प्रोफाइल एक्सेस के लिए हो गया, मतलब किसी डिसीज़ की प्रिवेंशन के लिए, या फिर हम किसी टैबलेट्स को या फिर ड्रग्स को डायग्नोसिस के टाइम लेंगे, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसी टाइम पर हमें ये इफेक्ट देखने मिलते हैं. एंड दीज आर नॉक्सियस इफेक्ट, ये होते हैं हानिकारक इफेक्ट. इसमें भी दे कैन बी ट्राइवियल, दे ट्राइवियल भी हो सकते हैं. ट्राइवियल का मतलब होता है मामूली इफेक्ट, कि हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक नॉर्मल सा हेडेक हो गया उसके बाद ख़त्म. दूसरी चीज़ दे कैन बी सीरियस. ये सीरियस कंडीशन भी कॉज कर सकते हैं, पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाए. यहाँ तक कि दे कैन बी फटल. फटल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पर्सन की जान भी ले सकते हैं ये इफेक्ट, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं. इसके अलावा आगे देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ ADR, इस ADR इफेक्ट की या रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं. मेनली दो टाइप हैं. पहला होता है प्रिडिक्टेबल इफेक्ट. प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है संभावनाजनक. जैसे एग्जाम में नहीं होता कि यार प्रिडिक्टेबल एग्जाम था, तो प्रिडिक्टेबल तो ये संभावनाजनक होते हैं. जैसे कोई भी टैबलेट्स हम खाते हैं ना, तो कई बार क्या होते हैं सीडेटिव इफेक्ट, पर्सन को नींद आती है, तो ये प्रिडिक्टेबल है कि हाँ यहाँ पर नींद आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन सम आर अनप्रिडिक्टेबल, जिनकी संभावना नहीं होती, होता ना कि अपने आप हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था. स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टेबल से. तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या होंगे, अनवांटेड होंगे, जैसे अपन ने पहले भी बोला. अच्छा, दो चीज़ और, इसे अपन एक बोलते हैं टाइप A रिएक्शन. एक तो हम इसे क्या बोलेंगे, टाइप A रिएक्शन. दूसरी चीज़ से हम जो बोलते हैं दैट इज़ ऑगमेंटेड रिएक्शन. तो एक हम इसे बोलेंगे टाइप A, दूसरी चीज़ ऑगमेंटेड रिएक्शन. इसके अलावा अगर हम देखें सो दीज आर रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग. ए पर्टिकुलरली ड्रग के फार्मेकोलॉजिकल एक्शन. फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या, कि पर्टिकुलरली ड्रग्स का इफेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड है, डोज से रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलरली ड्रग का जो एक्शन है उससे रिलेटेड है. ठीक है. इसके अलावा आगे देखें तो ये इनको खुद ना हम कुछ और टाइप में क्लासीफाइड करते हैं. इनके सब टाइप होते हैं, जैसे कि एक साइड इफेक्ट हो गया. इसके अलावा और भी हैं, हम आगे देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे साइड इफेक्ट, इसके अंदर का एक सब टाइप है. तो ये भी वही होगा, अनवांटेड इफेक्ट होगा, अनडिज़ायरेबल होगा, अनइंटेंडेड होगा. सो इट इज़ अनवांटेड फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग. ड्रग का अनवांटेड फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है. अनवांटेड, ये हमें चाहिए नहीं था, चाहिए तो हमें ट्रीटमेंट पर्पस के लिए था, लेकिन कुछ अलग इफेक्ट भी हो सकते हैं उसके. ऑफ अ ड्रग सीन एट थेरेपेटिक डोज, कि हमने एक ट्रीटमेंट पर्पस के लिए एक ड्रग से ली, लेकिन उससे हमें कुछ अदर इफेक्ट देखने मिल रहे हैं. ट्रीटमेंट तो हो रहा जिस चीज़ के लिए दिया था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं. जैसे सबसे अच्छा एक हम एग्जांपल लेते हैं, जब भी एक हार्ट ब्लॉक का केस होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है आट्रोपिन को. आट्रोपिन किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक. उस केस में यूज़ होगी.
वहाँ तो ये रिलीफ देती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग भी इफेक्ट इसके हमें देखने मिलते हैं। जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने मिलेगी कि पर्सन का मुंह सूख रहा है, उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में। तो एक चीज़ ये मिलेगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ। यहाँ पर हम देखें तो देखो आट्रोपिन यूज्ड इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक वो तो होगा, बट इट ऑल्सो कॉज कुछ साइड इफेक्ट कॉज करती है। कौन कौन से? पहली चीज़ है ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूखापन। दूसरी चीज ये जो कॉज करती है दैट इज ब्लरिंग ऑफ विजन, जो आंखें होती है ना, धुंधला दिखता है पर्सन को, है ना, ब्लर विजन आप बोल सकते हो। सो ब्लरिंग ऑफ विजन। इसके अलावा थर्ड चीज जो आट्रोपिन कॉज करती हैं दैट इज यूराइनरी रिटेंशन। यहाँ पर लिखा हुआ है यूराइनरी रिटेंशन। यूराइनरी रिटेंशन का क्या मतलब होता है कि यूरिन को आप मूत्र बोल लो हिंदी में, यूरिन स्टोर होती रहती है पर्सन की बॉडी में, वो कंप्लीटली खाली हो ही नहीं पाती या तो बिल्कुल भी खाली नहीं होगी। तो इस तरीके से ये साइड इफेक्ट देखने हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रेडिक्टेबल रिएक्शन की, दैट इज सेकेंडरी इफेक्ट। तो इससे पहले हमने साइड इफेक्ट देखा, अब हम देखते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। तो सेकेंडरी इफेक्ट क्या होते हैं कि भाई हमने कोई भी एक ड्रग ली, उसका प्राइमरी एक्शन रहेगा कि हमें डिफेंस करना है, डिसीज से प्रिवेंट करना है, लेकिन समटाइम्स इस प्राइमरी एक्शन के अलावा ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ना, कुछ अदर एक्शन शो करते हैं, इसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सो समटाइम्स द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स मे रिजल्ट इन अदर इफेक्ट, कि जो प्राइमरी रिजल्ट है वही दूसरे इफेक्ट में रिजल्ट कर देगा, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसी चीज़ पल्ले नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो इम्यूनोसप्रेशन बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस। इनको हम कब यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, कि किसी पर्सन में इन्फ्लामेशन है, या फिर इन दी केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज़, अगर किसी पर्सन में ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाए, मतलब उन्हीं की बॉडी के एंटीबॉडीज़ हमारी सेल को ही मार रहे हैं, है ना, मतलब एंटीबॉडीज़ ओवर एक्टिव हो गए हैं, तब उन चीज़ों को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं एंटीबॉडीज़ को कि हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन, जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। अब कोई भी अगर छोटा सा ही बैक्टीरिया आएगा तो वो पर्सन बार बार बीमार पड़ रहा, क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है। इसके अलावा और एक और अच्छा एग्जाम्पल देखें तो सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा बाय द एंटीबायोटिक्स। आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लो, पेनिसिलिन ले लो, टेट्रासाइक्लिन ले लो, सेफेलोस्पोरिन ले लो, ये एंटीबायोटिक्स हैं। मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उन्हें किल करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट है, जनरली इंटेस्टाइन में बात करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, जो रिलेशनशिप है ना ह्यूमन की बैक्टीरिया के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेनली तो डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का, वो बहुत सारे वाइटामिन का प्रोडक्शन करता है। विटामिन के हो गया, बायोटिन हो गया, जो कि हमारी बॉडी में ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो वो किसे किल कर सकती हैं? इस बैक्टीरियल फ्लोरा को। तो आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले रहे। अदरवाइज ये तो कर ही देता, अगर आप नहीं भी ले रहे थे तब भी कुछ विटामिन से प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी किल हो सकते हैं तो विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब टाइप है प्रेडिक्टेबल इफेक्ट का, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट। बॉडी इंडिकेट कर रहा है टॉक्सिक, हानिकारक, मतलब जहर टाइप के नहीं होता कि अब टॉक्सिसिटी होने लगी है। तो ये कब हो सकता है? जब आप एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो ड्रग का। सो दीज आर द इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। और अब ड्रग का एक्सेसिव एक्शन कब होगा? सिंपल सी बात है, या तो जब आप ड्रग बहुत ज़्यादा ले लो, मतलब बहुत ज़्यादा डोज में ले रहे हो, मतलब डॉक्टर नहीं बोलता एक टॉनिक के भाई दिन में 3 बार लेना है, एक ढक्कन, एक इंसान है चुटकुला में 1 2 3 एक साथ 3 बार पी लिए, एक तो तब हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो किसी ड्रग्स का बहुत समय से, 1 साल से 2 साल से, तो अब वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल फिर से बहुत अच्छा देता हूँ कि ब्लीडिंग ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स। देखो एंटीकोगुलेंट्स कौन से पर्सन यूज़ करते हैं? कुछ पर्सन में थ्रम्बोसिस की प्रॉब्लम होती है ना, थ्रम्बोसिस एक डिसीज़ है, सारे मैंने पढ़ा के रखे हैं, थ्रम्बोसिस हो गया, आप लोग वो अलग से देख सकते हो डिसीज़ वाली प्लेलिस्ट में।
थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में क्या होता है, पर्सन के अंदर ही ब्लड जमने लगता है ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कि वो ज़्यादा एक्टिवेट है। इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कोगुलेंट्स उन्हें दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में ब्लड क्या हो, क्लॉट ना हो और वो इस चीज़ से बच सकें। लेकिन अगर कोई पर्सन इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा है तब उसकी बॉडी में क्या होगा कि अब ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड ही क्लॉट नहीं हो रहा, एकदम फैक्टर ना रुक गए हैं, ब्लड वेसल डैमेज होने लगी। स्पेशली जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, वो बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट, जो मेन टाइप थी। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है, जैसे प्रिडिक्टेबल संभावनाजनक थे, ये असंभावनाजनक होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों की एकदम स्ट्रेंजर, जो हमने सोचा ही नहीं था, इस टाइप के इफेक्ट इनको और हम बोलते हैं टाइप बी। इसके साथ साथ बिजार इफेक्ट, बिजार रिएक्शन का मतलब ही होता है कि एकदम जो हमें, जिसका हमने सोचा ही ना हो, है ना, असंभावनाजनक, स्ट्रेंजर। इसके अलावा और अगर हम आगे देखें, सो दे डू नॉट रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। जो प्रेडिक्टेबल थे वो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से थे, क्योंकि ये देखो इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड ली, वो इम्यून सिस्टम को डिप्रेस तो करते ही है जनरली, इनने बहुत ज़्यादा कर दिया, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड। दूसरा बैक्टीरिया को किल कर रहा था, उसने खुद के बैक्टीरिया को भी किल कर दिया, तब भी वो भी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड, सेम एज एंटीकोगुलेंट्स वाला। लेकिन ये जो हैं ये फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड नहीं है, दे आर रिलेटेड टू पैक्यूलैरिटीज़ ऑफ द पेशेंट। पैक्यूलैरिटीज़ मीन्स विशेषताएं, ये कुछ ही पेशेंट में देखने मिलते हैं, सब में नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें सब में होती हैं अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे। कि आपने एंटीकोगुलेंट्स लिया, ब्लीडिंग देखने मिलनी है, आपने एंटीबायोटिक्स ली, बैक्टीरिया फ्लोरा का सप्रेशन, सभी में मिलेगा। यहाँ नहीं होता, यहाँ कुछ ही पेशेंट में देखने मिलेंगे। सो दे आर लेस कॉमन, पहली चीज़ तो क्या रहते हैं यहाँ पर हम देखें तो लेस कॉमन। इसके अलावा मोर सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। साथ ही साथ नॉन डोज रिलेटेड, डोज से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा दे रिक्वायर्ड अर्जेंट विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, ड्रग को छुड़वा ही देते हैं। विड्रॉल मतलब छुड़वाना, क्योंकि अगर आप लेते रहोगे तो पर्सन की जान भी ले सकते हैं, मोर सीवियर इफेक्ट होते हैं। इनमें दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, हाँ लिखा है। पहली चीज़ जो है दैट इज़ एलर्जी। एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही बोलते हैं। पर्सन को होता है जैसे खाने से एलर्जी, सेम एज ड्रग से भी हो सकता है। कई लोग उल्टी आने लगती, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती, एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ जगह कम थी, दो टाइप की होती है, एक होती है ह्यूमोरल, एक होती है ह्यूमोरल। इसमें एंटीबॉडीज़ का रोल रहेगा, है ना, यानी कि अगर हम बात करें तो आपकी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, वो सब प्रोवाइड करेंगे ह्यूमोरल। इसमें भी तीन आती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 आएगी, सेकेंड आएगी और थर्ड आएगी। और एक रहती है इसमें सेल्यूलर, जो सेल से, यानी कि इसमें आपका टी सेल का रोल रहेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसमें आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आगे डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज़ आती है इसमें आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी जो रहती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही रिएक्शन रहेगी, लेस कॉमन, मोर सीवियर। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं रहता, इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता, ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है पेशेंट की। आगे बताता हूँ इन दोनों को। पहले हम बात करते हैं एलर्जी की। अब एलर्जी को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और एलर्जी कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल एलर्जी है जो आपने मूवियों में सुना होगा, किस पर्सन को इस खाने से एलर्जी है, सेमस ड्रग से भी किसी को एलर्जी हो सकती है, यहाँ तक कि धूप से भी। एलर्जी का जैसे मैंने दूसरा नाम बताया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसीलिए पैक्यूलैरिटीज़ पर डिपेंड है। मतलब 10 पर्सन है, 10 पर्सन को आपने धूप में खड़ा किया, 9 में किसी को भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ आधे घंटे तक। वहीं एक पर्सन है 5 मिनट में ही वो एकदम पूरा रेड हो जा रहा, रैचेस आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, पर्सन घबरा रहा, दैट इज़ एलर्जी। उस पर्टिकुलर पेशेंट को धूप से एलर्जी है। सेम एस किसी को स्मोकिंग से होता है कि धुआं थोड़ा सा है उस वजह से, किसी को खाने से होती है, सेम एस ड्रग्स। तो यहाँ पर आप 10 पर्सन को दवाई दोगे, 9 में से किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसे एलर्जी है उस पर्टिकुलर ड्रग से। दैट्स वाई हमने देखा कि चाहे आपकी एलर्जी हो या आइडियोसिनक्रेसी हो, दे बोथ आर रिलेटेड टू पैक्यूलैरिटी ऑफ पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे आर नॉट डिपेंड ऑन दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग्स के एक्शन पर डिपेंड नहीं करती।
इसके बाद ये जनरली मैंने एलर्जी वैसे अलग से कवर कराया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बताऊं तो इसमें रोल रहता है आपके मास्टर सेल का, साथ ही साथ आईजीई का। आईजीई एंटीबॉडीज रहती हैं, वही मिलके कुछ हिस्टामीन्स ऐसे मेडिएटर्स रहते हैं जो रिलीज करते हैं और एलर्जी होती है। आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेनली इसे हम दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, एक ह्यूमोरल एक सेल्यूलर। ह्यूमोरल में खुद तीन आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये कौन से हैं? ह्यूमोरल है, मीन्स एंटीबॉडीज से होंगे। और एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं ब्लड में, लिम्फ में, और ब्लड और लिम्फ है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को बोला जाता है ह्यूमर, दैट्स वाई ये किस में आ रहे हैं? ह्यूमोरल में। समझ में आया? ठीक है, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 रिएक्शन को हमने एक नाम और दिया, दैट इज एनाफिलैक्सिस रिएक्शन या एनाफिलाइटिक रिएक्शन। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिजल्ट करेंगी एनाफ्लैक्सिस में, एनाफिलैक्टिक शॉक में, है ना। एनाफ्लैक्टिक शॉक मतलब एकदम से जो शॉक का एकदम ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है। होगा कैसे? पहली चीज़ ये इमीडिएट रिएक्शन होती है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन होती है, विद इन 15 to 30 मिनट्स। ये जनरली देखने मिल जाती है, डिले हो सकता है बट नॉर्मली इतना रहता है 15 to 30 मिनट्स। तो जैसे ही कोई भी पर्सन एक ड्रग्स लेगा, मीन्स एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स, एक ड्रग्स आई है ना, एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स। ड्रग्स एक्ट कर रही है एंटीजन की तरह। मैंने पहले बोला था कि एंटीजन क्या? ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर रहा है, मीन्स इम्यून सिस्टम को। तो एंटीबॉडीज बनेंगे इसके अगेंस्ट। तो एंटीबॉडीज हो गया, फिर इस एंटीजन से क्या बाइंड होगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन सा मैंने बता ही दिया? आईजीई। पूरी प्रोसेस होगी ऑन दी सरफेस ऑफ मास्टर सेल। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये मास्टर सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। मास्टर सेल जैसे ही एक्टिवेट होंगी तो मास्टर सेल में क्या होती है? ये पूरी मास्टर सेल है, इसके अंदर होते हैं ऐसे ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर कुछ मेडिएटर भरे होते हैं जो मेडिएट करेंगे रिएक्शन को। इनका होता है डीग्रेन्यूलेशन। जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, इनका डीग्रेन्यूलेशन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इनसे कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं, कुछ मेडिएटर्स, जैसे कि आपका हिस्टामीन हो गया, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये सब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यही वैसे तो इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये क्या कॉज करते हैं? इचिंग में रिजल्ट करेंगे, खुजली होना। दूसरी चीज़ आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया होता है एक स्किन कंडीशन, रैसेस ऐसेस होते हैं। इसके अलावा राइनाइटिस, राइनो जो बर्ड है वो नोज से रिलेटेड रहता है, तो नोज का इन्फेक्शन, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। इसके साथ साथ एनाफिलैक्टिक शॉक, जो कि मैंने बताया कि पर्सन एकदम घबरा जाएगा, बहुत ही तीव्र होता है, और ये 15 to 30 मिनट्स में ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया, इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट इज टाइप 2 रिएक्शन, टाइप सेकेंड रिएक्शन ही बोल सकते हो। इसको हमने कौन नाम दिया? साइटोलाइटिक रिएक्शन या साइटोलिटिक रिएक्शन। साइटो मीन्स सेल, लिटिक मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन होना। इसमें सेल का ब्रेक डाउन होगा, सेल टूटेगी। फिर से प्रोसेस कुछ वही रहेगी, ड्रग कोई भी पर्सन एक लेगा जो कि एक्ट करेगी एंटीजन के जैसे। सो ड्रग प्लस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेल, सेल के एक पार्ट के साथ ज्वाइंट करके ये दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं? एंटीजन के जैसे। अब इनके अगेंस्ट रहते हैं एंटीबॉडीज। आपका आईजी, यहाँ एंटीबॉडीज दूसरे रहेंगे। एक चीज़ देखना, कौन सा रहेगा? एक आईजीजी रहता है और एक आईजीएम रहता है। यहाँ आईजीई था, ये दोनों इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, मीन्स ड्रग के साथ, या आप बोल सकते हैं एंटीजन के साथ। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया ऑन दैट सेल। अब मास्टर सेल में नहीं बना, जहाँ पर ये ड्रग अटैच थी उस सेल में। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, अब ये सेल की डेथ कर देते हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसके थ्रू? कॉम्प्लीमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। इसके बहुत सारे पाथवे होते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो एंटीजन जो एक्टिवेट हुए, अब वो सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, है ना, उसकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर प्रोसेस हो रही है, मिसमैच अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो एंटीजन एंटीबॉडी करके वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन। हीमोलाइसिस होता है ना। समटाइम्स यहाँ पर ऑटो इम्यून भी हो सकता है, हीमोलाइसिस के खुद की बॉडी में ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद साइटोलाइटिक रिएक्शन मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होगी। हीमोलाइसिस मीन्स आपके ब्लड सेल है उनका टूटना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब होता है डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर थ्रोम्बोसाइट डैमेज हो रही हैं, प्लेटलेट से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनका नंबर कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज टाइप 3 रिएक्शन। इसको दो नाम और देते हैं। पहला जो नाम है दैट इज रिटार्डेड रिएक्शन। रिटार्डेड क्यों बोल रहे हैं? देखो, पहला बहुत इमीडिएट होती है 15 to 30 मिनट्स में,
सेकेंड में लगता है 1 आवर टू 2 आवर या फिर 3 आवर, जनरली इतने में हो जाता है, समटाइम्स डेज भी लग सकते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन रहेगी टाइप 3, ये टाइम लेती है 3 to 6 आवर का, इतना डिले, यहाँ तक कि फिर ये भी डेज और वीक ले सकती है, जनरली ये टाइम होता है। तो इसे बोला रिटार्डेड, क्या आराम से होगी। दूसरी चीज़ इसे बोलते हैं आर्थस रिएक्शन। आर्थस है ना, इस आर्थस का क्या मीनिंग होता है, लोकेलाइज्ड जगह पर, एक स्पेसिफिक जगह पर ये रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ड्रग कैसे एक्ट करेगी, एंटीजन के जैसे, और एंटीबॉडी आपका आईजीजी रहेगा, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रहता है, जो आपकी ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल, ये रही हमारी एक ब्लड वेसल इस तरीके से, इसमें प्रेजेंट होती हैं एंडोथेलियल सेल इस तरीके से, ये रही, इन्हीं एंडोथेलियल सेल में वो डिपॉजिट हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन वेस्कुलर एंडोथेलियम, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने मिलेगी, मीन्स ये जो खुद एंटीबॉडी रहेगा ना, ये डैमेज करने लगेगा वहाँ के स्ट्रक्चर को। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर्टिकुलर जिस रीजन में डिपॉजिट हुआ है सिर्फ वहीं हमें चीज़ें देखने मिलेंगी। फीवर हो सकता है, फीवर तो कॉमन ही है, एंड डिफेंस का पार्ट है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया फीवर आएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है आर्थरालजिया, आर्थर जो निकला वो जॉइंट से, और आलजिया का मतलब होता है पेन। तो अगर ये जो डिपॉजिट है ये जॉइंट के पास हुआ है तो आर्थरालजिया मीन्स जॉइंट में पेन। इसके अलावा नेफ्राइटिस, नेफ्रो किडनी से रिलेटेड है, अगर किडनी में डिपॉजिट है किडनी का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। लिम्फ एडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स में अगर ये डिपॉजिट हुए तो उनका इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। तो ये थी हमारी टाइप 3 रिएक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप 4 हाइपर एलर्जिक या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। अब जो आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसे हमने एक नाम और दिया, दैट इज़ डिलेड रिएक्शन। डिलेड क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिले करती हैं। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है ना, दैट इज़ 48 आवर्स टू 72 आवर्स, इतने टाइम बाद हमें देखने मिलती हैं, मतलब 2 से 4 दिन बाद। ये जनरल है और इससे लेट भी हो सकता है, दैट इज़ द रीज़न डिलेड रिएक्शन। इसके बाद ये जो टाइप 4 है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये टाइप आता है सेल्यूलर में। पर्टिकुलरली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी या एलर्जी, मैंने पहले ही बताया था कि जो एलर्जी रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी हम 2 में डिवाइड करते हैं। पहली थी ह्यूमोरल, क्योंकि एंटीबॉडी से मिल रही थी तो टाइप 1, 2 और 3 आती थी इसमें। दूसरी होती है सेल्यूलर, क्योंकि इसमें आपकी टी सेल्स का, साइटोटॉक्सिक टी सेल रहती हैं, मेमोरी टी सेल रहती हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स रहती हैं, इनका रोल रहेगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये किसके अंदर आती है, टाइप 4 सेल्यूलर के अंदर। तो इसमें हम देखें, दे आर कैरीड बाय टी लिम्फोसाइट या टी सेल। तो आप ड्रग्स लोगे मीन्स एंटीजन, टी सेल्स उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो टी सेल है वो एक्टिवेट होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बाद, और ये कुछ रिलीज़ करते हैं, कुछ मेडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइंस। बट को तोड़ना, या तो लिम्फोकाइंस भी बोल सकते हो, क्योंकि लिम्फोसाइट से सीक्रेट हुई है। अगर टी लिम्फोसाइट तो लिम्फोकाइंस, सेल बोल रहे हो तो साइटोकाइंस बोलो। साइटो मतलब सेल, और काइंस रिलेटेड है काइनेटिक से, जो मूवमेंट करवाए। तो ये साइटोकाइंस मूवमेंट करवाएंगे, किसका, सेल्स का, साइटोमी सेल। सो दे अट्रैक्ट द ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट क्या, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ाया भैया मैंने बहुत अच्छे से, 2 टाइप के थे। जिन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इस तरीके से ग्रैन्यूल्स थे उसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट, जिनके अंदर नहीं थे उन्हें आग्रैन्युलोसाइट। आग्रैन्युलोसाइट यही है, बी और टी लिम्फोसाइट। और इसके बाद एक हम देखें तो मोनोसाइट आती है, और ग्रैन्युलोसाइट में आते हैं आपके कौन कौन से, सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, फिर आता है आपका ईसिनोफिल्स, इसके बाद आता है आपका बेसोफिल्स। सबसे मेन रोल रहता है न्यूट्रोफिल्स का फैगोसाइटिक में, डिफेंस रोल में, मतलब जो भी ड्रग्स है या पैथोजन है उसे ये क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद ये किस किस में रिजल्ट करते हैं, डर्माइटिस में, मींस स्किन में अगर आप देखोगे स्किन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, फीवर, रैसेस देखने मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, कभी भी आप देखना अगर ऑर्गन डोनेशन होता है या ब्लड डोनेशन, किडनी, लिवर, कुछ भी, पूरी मैचिंग होती है, ब्लड मैचिंग होगी, ग्रुप मैचिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखने मिल सकती है। अगर मिसमैच हुआ है ना, मान लो हमने एक पर्सन से दूसरे में डोनेट किया, उसकी बॉडी अगर मिसमैच है तो जो टी लिम्फोसाइट है वो उस ऑर्गन को डैमेज पहुंचा सकती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट का भी कोई फायदा नहीं, उस पर्सन की बॉडी से डैमेज कर देगी। दैट इज़ द रीज़न कि पूरी मैचिंग की जाती है। इस पर्टिकुलर उस टुकड़े को ग्राफ्ट बोला जाता है। स्किन है तो स्किन ग्राफ्ट, लिवर है तो लिवर ग्राफ्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा अनप्रिडिक्टेबल में, दैट इज आइडियोसिंक्रेसी या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन आप बोल सकते हो। ये भी कैसी रहेंगी, अनप्रिडिक्टेबल, है ना। एक तो अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, दूसरी चीज रेयर एंड अनवांटेड, हम चाहते नहीं हैं, ये और भी रेयर रहेंगी। ये एलर्जी से भी ज़्यादा रेयर रहती हैं, है ना। वो तो देखने मिल जाती है, ये और कम देखने मिलेंगी। अकर्स इन स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स में मिलेंगी। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो नॉन डोज रिलेटेड, डोज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ दे आर लाइफ थ्रेटनिंग, पर्सन की जान ले सकती हैं, लेती ही हैं मोस्टली कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम और देखें तो भाई इसका कॉज क्या है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ ना, ये नॉन इम्यूनिटी रिलेटेड रहती हैं, इम्यून सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। एलर्जी जो है वो इम्यून से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से, चाहे बी हो या टी लिम्फोसाइट हो। ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही रेयर केस हैं कि 2-4% के केस जिसमें ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, अदरवाइज इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं होती। तो अब इसका कॉज क्या होगा भैया, कॉजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स। कई बार आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक जो कॉज होते हैं ना, मेनली तो जो फादर से पेरेंट्स में आ रहा है जेनेटिक वही होगा, तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स पहले से ही डिस्पोज है जीन में कि आपको इस चीज़ से दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा कुछ डिनोवो म्यूटेशन भी हो सकता है। डिनोवो का मतलब होता है न्यू म्यूटेशन हो गया पर्सन में थ्रू आउट दी लाइफ, उसके भी बहुत सारे कॉजेस हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ हम देखें तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये चीज़ देखने मिल सकती है। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिवर इंजरी। ये पर्सन की इतनी लिवर इंजरी कर देता है कि लिवर को डैमेज ही कर देगा, पर्सन की जान ले सकता है। दूसरी चीज़ आग्रेन्युलोसाइटोसिस, वही आग्रेन्युलोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स, उनका नंबर डिक्रीज हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाना इसके वजह से। एनीमिया, आरबीसी का नंबर कम हो जाना। और भाई ये सब कम हो जाएंगी, आरबीसी न्यूट्रिएंट्स देती हैं, आग्रेन्युलोसाइट डिफेंस देती है, लिवर पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लड को जमा कर रही हैं। अगर ये सभी डैमेज हैं तो पर्सन की जान जाना ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा पूरा एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में हमने देखा था साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। अनप्रिडिक्टेबल में हमने देखा हाइपर एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसके साथ साथ आइडियोसिंक्रेसी या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और जनरली तो हम सिर्फ साइड इफेक्ट बोल देते हैं कि ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, ये आज हमने और डिटेल में देखा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग की वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।